नमस्कार मित्रों, वेलकम टू जीएस परिवार। मैं शिवम सुमन जीएस परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगी। साथ ही हमारे आने वाली लाइव क्लासेस में आप आसानी से जुड़ सकेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, साथ ही कर दिया बेल आइकन को क्लिक, वो इस वीडियो को करें अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर। देखिए, फ्री फॉर ऑल एजुकेशन टू ऑल हैशटैग जीएस परिवार। कोई बच्चा छूट ना पाए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जीएस परिवार आपका अपना परिवार है। इस परिवार को सभी विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाए जो भी विद्यार्थी जीके जीएस की तैयारी करना चाहता है। जीएस परिवार उन सभी के लिए लाया है जीके जीएस की स्पेशल क्लासेस। यहाँ पर हम एमपी करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स तथा विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज करा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में बढ़ते हम प्रश्नों की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। मानव शरीर में आपकी दो प्रकार की ग्रंथियां रहती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स को निकालती है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथियां एंजाइम्स का उत्सर्जन करती है। देखिए, जो ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करे उन्हें कहते हैं हम मिश्रित ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आपकी अग्नाशय। बाकी अंडाशय, वृषण को भी मिश्रित ग्रंथि माना जाता है। जबकि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो आंसर क्या होगा? अग्नाशय। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप बोलोगे यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर होगा आपका पीयूष ग्रंथि। जबकि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, आंसर क्या होगा? अग्नाशय। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन्स को निकालती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पीयूष ग्रंथि एसटीएच हार्मोन्स का उत्सर्जन करती है। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ एंजाइम्स को निकालती है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके यकृत। यकृत क्या एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो एंजाइम में पेप्सिन और रेनिन का उत्सर्जन करती है। अगला प्रश्न, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर ए, एफ बेटिंग ने। देखिए, सन 1932 में बेटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इंसुलिन का प्रमुख कार्य होता है मानव शरीर में बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। देखिए, जब आप भोजन को ग्रहण करते हो, इसी भोजन में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो जाता है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होकर के, अर्थात इसका जब डाइजेशन हो जाता है, तब ये ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज मानव शरीर को एनर्जी देने का काम करता है, लेकिन इसी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो व्यक्ति को डायबिटीज़ या शुगर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके यकृत में संचित किया जाता है। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। और इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट ने सन 1932 में। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो देखिए, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि तो आपकी कौन सी है? यकृत है सबसे बड़ी। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि गले में होती है एच आकार की। ये एच आकार की रहती है। इसका आकार तितली की भांति या फिर एच आकार के जैसा होता है। देखिए, गले में फ्रंट साइड में आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, जबकि बैक साइड में होती है पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या करती है? आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करती है। यदि आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और गले में घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। और थायराइड ग्रंथि में नमक आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम आयोडाइड। देखिए, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के रूप में नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है? तो शरीर की उत्तेजना अर्थात शरीर में सडनली एनर्जी आ जाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिवक्र। अधिवक्र या फिर इसे ही हम कहते हैं किडनी। मानव शरीर में दो किडनी होती है और एक किडनी का वजन होता है 150 ग्राम, अर्थात दो किडनी का वजन कितना हुआ आपका? 300 ग्राम। दो किडनी 300 ग्राम की होती है और किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, जबकि ब्रेन की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। किडनी क्या करती है? मानव शरीर में जो आपका ब्लड होता है, इस ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है और अपशिष्ट पदार्थ को यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देती है। क्लियर हुआ? अब देखिए जरा,
किडनी दो भागों में बटी होती है, कॉर्टेक्स और मेडुला। इसी कॉर्टेक्स और मेडुला में एक ग्रंथि रहती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है, एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है और ये शरीर में उत्तेजना पैदा करता है, अर्थात जैसे डर, भय, इन प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं इन पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन। जैसे मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल स्पीड से दौड़ रहे हो, आप में ज़्यादा तेज़ दौड़ने की शक्ति नहीं है, लेकिन इसी के साथ यदि हम आपके पीछे डॉगी छोड़ दें तो डॉगी को देखकर आप इतने स्पीड से दौड़ सकते हो जितनी आपकी स्पीड नहीं है नॉर्मल, अर्थात आपकी बॉडी में सडनली एनर्जी आई है, तो एनर्जी कौन दे रहा है, एड्रेनलिन हार्मोन ही दे रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और साथ में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग होता है त्वचा, जबकि सबसे बड़ा भीतरी अंग होता है यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क अर्थात ब्रेन में होती है। अगला प्रश्न, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो देखिए, उत्तेजना के समय अभी आपको बताया था हार्मोन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है देखिए किडनी से। किडनी में एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। देखिए, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना आ जाना, ये जो क्रियाएं होती है इसी के द्वारा की जाती है। इसके बाद जब कोई व्यक्ति एकदम से मान लीजिए कि उसकी डेथ हो गई है और सडनली उसका हार्ट पंपिंग करने लगे, अर्थात ये जब व्यक्ति को पंपिंग के तहत जब झटके दिए जाते हैं हार्ट पर ताकि उसकी हार्ट बीट वापस से कंपन करने लगे, तो आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी काम करता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन। नमक लाभकारी होता है, तो आयोडीन नमक लाभकारी होता है ऑप्शन नंबर सी, थायराइड या अपटू ग्रंथि के लिए। देखिए, दो प्रकार के नमक होते हैं, एक होता है आयोडीन युक्त नमक और एक होता है साधारण नमक जो होता है आपका NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। मानव शरीर में गले में दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, एक होती है थायराइड ग्रंथि, एक होती है पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि फ्रंट साइड में रहती है जबकि बैक साइड में होती है पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है और थायरोक्सिन हार्मोन में उपस्थिति रहती है आयोडीन की। यदि इसी आयोडीन की मात्रा कम हो जाए तो घेंगा या ग्वाइटर रोग हो सकता है, जिससे गले में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है ताकि आप इस रोग के शिकार ना हो। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिका हैं। तो आमाशय की दीवारों पर छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। आमाशय की दीवारों पर छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, इन्हीं को कहते हैं हम जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां जठर रस का स्त्रावण करती है और जठर रस में पाई जाती हैं तीन चीज़ें, HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में पाया जाने वाला एकमात्र अम्ल HCl कहाँ पर पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, जबकि पेप्सिन और रेनिन नामक दो एंजाइम भी यहीं पर उपस्थिति होती है। पेप्सिन नामक एंजाइम यही क्या है, इसकी मुख्य कोशिका है। तो आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पेप्सिन नामक एंजाइम का स्त्रावण होता है। पेप्सिन नामक एंजाइम पाचन करता है प्रोटीन का। जिस भोजन को आप ग्रहण करते हो इसमें प्रोटीन की मात्रा का डाइजेशन कहाँ पर होता है, आमाशय में। कौन करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करके उसे पेप्टोन्स में बदल देता है। यही पेप्टोन्स भोजन के साथ आगे बढ़ते हैं और अग्नाशय से फिर एक एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन्स का पाचन करता है और इस अपचित प्रोटीन या फिर पेप्टोन्स को बदल देता है अमीनो अम्ल में, और अमीनो अम्ल हमारी बॉडी के लिए क्या है, आवश्यक होते हैं। साथ ही रेनिन नामक एंजाइम भी यहीं से स्त्रावण होता है। रेनिन नामक एंजाइम क्या करता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन होती है केसिन, और केसिन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। इसी केसिन नामक प्रोटीन का पाचन करता है रेनिन नामक एंजाइम। रेनिन नामक एंजाइम केसिन का पाचन करके उसे ठोस कैल्शियम में बदल देता है, और यही कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं। कैल्शियम फास्फेट हड्डी तथा दांतों को मजबूत करते हैं, लेकिन कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से भी कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बन जाती है, कहाँ पर, किडनी में। साथ ही आप ये भी याद रखिएगा, दूध का सफ़ेद रंग केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, जबकि दूध का खट्टा स्वभाव या अम्लीय स्वभाव लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध से दही का जमना अर्थात दूध फट जाना या दूध का दही में जमना एक किण्वन प्रक्रिया होती है जिसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु भाग लेता है।
क्लियर हुआ। और साथ में ये भी याद रखिएगा, इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु या किण्वन क्रिया और साथ में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। स्तनपाई अर्थात मानव शरीर। देखिएगा, मानव जी स्तनपाई के अंतर्गत ही आते हैं और मानव शरीर की त्वचा पर दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक होती है श्वेत ग्रंथियां, एक होती है तेलीय ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियां पसीने का उत्सर्जन करती है, जबकि तेलीय ग्रंथियां तेल का उत्सर्जन करती हैं। और पसीने का उत्सर्जन करके ये किसको बनाए रखती है, ताप को। अर्थात स्तनपाइयों में जो श्वेत ग्रंथियां होती है वो संबंधित किससे, ताप नियमन से। साथ में आप देखते होंगे ठंड के समय हमारे ओठ और एड़ी जो होते हैं वो जल्दी ही फट जाते हैं। कारण क्या है, यहाँ पर ना तो आपकी पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं, ना ही यहाँ पर तेलीय ग्रंथियाँ होती है। अगला प्रश्न, जानवरों की एक जाति द्वारा उस जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य का नाम क्या है। तो जितने भी जो जानवर होते हैं वो एक प्रकार का द्रव्य का उत्सर्जन करते हैं, वो है आपका फेरोमोन, जिससे एक दूसरे की ओर क्या हो जाते हैं, अट्रैक्शन अर्थात आकर्षित होते हैं। घेंगा निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। तो घेंगा रोग हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की कमी से। आपको अभी हमने बताया था अंतःस्रावी ग्रंथियां गले में दो होती हैं, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड ग्रंथि फ्रंट साइड में होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसमें रहती है आयोडीन की मात्रा। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्सर्जन करती है, इसमें आयोडीन की मात्रा रहती है। आयोडीन की मात्रा यदि कम हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, घेंगा या ग्वाइटर रोग, जो गले से संबंधित होता है। डायरेक्ट आपका प्रश्न पूछा जाता है, घेंगा या ग्वाइटर रोग किससे संबंधित है, थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि, साथ में आयोडीन और आपका गले से संबंधित। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क के आधार में। ब्रेन, जिसकी कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन, इसी ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य और आपका पश्चिम मस्तिष्क। क्लियर हुआ। ब्रेन को 3 भागों में बांटा है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क का भी 3 भागों में डिवाइड होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो सेरिब्रम होता है ये पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी सेरिब्रम के आधार में अर्थात मस्तिष्क के आधार में कौन सी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड और साथ में और भी कई सारे नाम है, वृद्धिकर हार्मोन्स का भी उत्सर्जन करती है। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहाँ पर होती है, मस्तिष्क के आधार में। अगला प्रश्न, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है। तो मानव की त्वचा पर 5 प्रकार की लेयर होती है, इन्हीं 5 लेयर में जो रंग देता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, मेलानिन। मेलानिन के कारण रंग आता है। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है। तो हमने आपको कई बार बताया ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है, गले में उपस्थित होती है। निम्न में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो किडनी 2 होती है मानव शरीर में, किडनी, कॉर्टेक्स, मेडुला 2 भागों में डिवाइड रहती है। यहीं पर एड्रीनल ग्रंथि होती है। एड्रीनल ग्रंथि एड्रीनलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है और इसे ही हम कहते हैं आपातकालीन हार्मोन या उड़ाव हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन ऑप्शन नंबर ए, ये हार्मोन जैसे आपको सडनली यदि आपको डर लग जाता है, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना आ जाना, इस प्रकार की जो घटना होती है, भूत को देख करके डर जाना, एकदम से आप बैठे हुए कोई आकर के आपको एकदम छत से धक्का दे दे तो एकदम से भयभीत हो जाना, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो कौन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन करता है। साथ में यदि आपकी सडनली हार्ट बीट बंद हो जाती है, उसी हार्ट बीट को वापस से पंपिंग करा देना, इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, प्यास और संतुलन को बनाए रखते हैं और टेम्परेचर, अर्थात तो भूख, प्यास, टेम्परेचर और संतुलन को बनाए रखने के लिए नियमित होते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। अभी हमने आपको बताया था ब्रेन 3 भागों में होता है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम में हमने देखा था मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जबकि थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस जो आता है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, भूख, प्यास, टेम्परेचर इन पर कंट्रोल करने का काम करता है। और साथ में हमने आपको हार्ट का बताया था, हार्ट केवल पंपिंग कराने का काम करता है। लैला मजनू का जो काम होता है ना, जो लैला मजनू टाइप के जो लोग होते हैं उनका किस पर कंट्रोल नहीं होता है, तो हाइपोथैलेमस पर ही कंट्रोल नहीं होता है। याद रखिएगा, लैला मजनू टाइप के जो लोग होते हैं उनमें क्या कंट्रोल नहीं होता, हाइपोथैलेमस। यहीं से वो सारी की सारी क्रियाएं आती हैं। तो भूख, प्यास, टेम्परेचर, साथ में लैला मजनू टाइप की हरकतें कौन करता है,
हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, निम्न में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग भी यकृत है, सबसे बाहरी अंग भी क्या है? यकृत है। जबकि शरीर का सबसे बाहरी सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। लेकिन भीतरी अंग में देखा जाएगा सबसे बेड वाला और सबसे बड़ा तो कौन आएगा? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? आपकी पीयूष ग्रंथि है। डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम करने से होती है? तो डायबिटीज हमने आपको बताया था इंसुलिन। जिस भोजन को आप ग्रहण कर रहे हो इसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन होता है, मुख में ही हो जाता है। और कौन करता है? टाइलिन नामक एंजाइम। टाइलिन नामक एंजाइम पाचन कर देता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यही ग्लूकोज बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन ग्लूकोज की यदि मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको डायबिटीज़ या शुगर हो सकती है। तो वही है आपका ये वाला आंसर। अब क्या होता है, डायबिटीज़ या शुगर ना हो तब इंसुलिन हार्मोन इसको क्या कर देता है? स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में। और ये ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोर हुआ है ये वापस से ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर शरीर को उस समय एनर्जी देता है जब आप फास्ट रखते हो या आपको भोजन नहीं मिलता है, उस कंडीशन में एनर्जी देता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। ब्रेन के 3 पार्ट अग्र, मध्य, पश्च। अग्र में होता है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम में होती है पीयूष ग्रंथि, हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। और हार्मोन्स कौन सा होता है? एसटीएच हार्मोन। याद रखिएगा, वृद्धिकर हार्मोन कहा जाता है। मानव की जो हाइट बढ़ती है, मानव की हाइट बढ़ने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? एसटीएच हार्मोन होता है, जो कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। कोई व्यक्ति छोटा रह जाता है, बोना रह जाता है, किसकी कमी हो जाती है? एसटीएच हार्मोन की। इसका आप हमें फुल फॉर्म बताइएगा, एसटीएच हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है? जिस भी विद्यार्थी ने एसटीएच हार्मोन के फुल फॉर्म को बताएगा अगली आने वाली क्लास में उसके कमेंट को हम ज़रूर शो कराएंगे। तो ज़रूर आंसर दीजिएगा, एसटीएच हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीयूष ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन निकलता है। एसटीएच हार्मोन क्या करता है? व्यक्ति की हाइट बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। और इसी हार्मोन्स पर या फिर पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स पर कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ग्रे रोग किसके कारण होता है? तो अभी हमने बताया था ग्रे रोग अर्थात गले से संबंधित रोग होता है। और कब होता है? जब थायराइड की क्या हो जाए? अति सक्रियता हो जाए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है? ये अभी हमने बताया है, कौन सा? हाइपोथैलेमस है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त को लाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्रकीय सिरा, ऑप्शन नंबर बी है फुफ्फुसीय सिरा, ऑप्शन नंबर सी है महासिरा, ऑप्शन नंबर डी आपका यकृत सिरा। आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिस भी विद्यार्थी का आंसर पावरफुल अर्थात तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें, उनके आंसर हम अगली आने वाले वीडियो में ज़रूर शो कराएंगे। तो हमें आप आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही जो विद्यार्थी हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, हमको फॉलो करना चाहते हैं, वो सर्च करिएगा शिवम सुमन 71। यहाँ पर आप स्टडी तथा वीडियो कंटेंट से संबंधित अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री फॉर ऑल एजुकेशन टू ऑल, #GS परिवार। कोई बच्चा छूट ना पाए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो सभी विद्यार्थियों तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ। जीएस परिवार आपका अपना परिवार है। ज़रूर सभी विद्यार्थियों से कहें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।